हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम का अब हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इससे पहले हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 था हमारा इंट्रोडक्शन था कैड कैम का और CIM का। सेकेंड चैप्टर था हमारा सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग। थर्ड चैप्टर था बीइंग ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। अभी हमारा कौन सा फोर्थ चैप्टर है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो हमारा कैम होता है, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था अपने चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो थोड़ा मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में किया है कि भाई कैम से क्या तात्पर्य है। तो देखो, कैम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें हम कंप्यूटर की मदद से क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एक एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मशीनरी का इस्तेमाल करती है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ऐसी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या करते हैं हम, सॉफ्टवेयर्स का और मशीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने कोई भी डिज़ाइन बनाया है, कोई भी मॉडल बनाया है, उसको क्या करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अब कैम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उत्पादन प्रक्रम को, यानी कि जो भी हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होता है, कैम की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास मशीनिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए होता क्या है इसमें, इसके देखिए पहले घटक देखते हैं। घटक क्या क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, यह मशीन को बताता है कि टूल पाथ जनरेट करके कैसे उत्पाद को निर्मित करना है, यानी कि जो भी मशीनिंग ऑपरेशंस होंगे तो उसमें हमारे पास ये बताएगा कि कैसे आपको टूल पाथ को जनरेट करना है। ठीक है, उत्पाद के लिए, जो प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद मशीन टूल्स होते हैं, मशीन टूल का क्या काम होता है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको किस में बदल देना, फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल देना। ठीक है, उसके बाद होता है पोस्ट प्रोसेसिंग। अब देखो, कोई भी टूल पाथ मूव करेगा, यानी कि जो भी ऑपरेशंस होंगे उसमें मशीनिंग ऑपरेशंस होंगे स्टूडेंट्स, तो उसको मैंने बताया था आपको पहले भी कि उसको जो होता है, हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, हमेशा सॉफ्टवेयर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, तो इसलिए हमें उसे किस में चेंज करना पड़ता है, मशीनिंग लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है। तो देखो, एक बार मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि इसमें प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि एक कैड मॉडल को बनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कैड मॉडल को बनाते हैं स्टूडेंट्स। कैड मॉडल को बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कैड मॉडल हम लोगों ने बना दिया, उसको क्या करते हैं हम लोग, कैम सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया, कैड मॉडल को बना दिया और उसके बाद उसको किस में अपलोड कर दिया, हम लोगों ने कैम सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने अपने कैड मॉडल को बना दिया, उसको हमने किस में अपलोड कर दिया, अपने कैम सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड कर दिया। ठीक है, अब कैम क्या करेगा, हमारे पास जो भी मशीनिंग ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, कैम में क्या होगा, जो भी हमारे पास क्या होंगे, मशीनिंग ऑपरेशंस आएंगे, जैसे कि ड्रिलिंग होना, ठीक है, मिलिंग होना, बोरिंग होना, टर्निंग होना, ये सारे के सारे प्रोसेस कहाँ होंगे हमारे पास, ये सारे मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जिन्हें कौन नियंत्रित करता है, हमारा कैम हमारा नियंत्रित करता है। कैड में हम लोगों ने क्या बना लिया, मॉडल को बना लिया, और कैम में जो भी हमारे वहाँ क्या होगा, हमारे पास मशीनिंग ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, जब मॉडल, यानी कि जो भी आपने मॉडल बनाया है, जब वो मशीनिंग ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, तैयार हो जाता है, तो क्या करता है, उसको, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो मशीनिंग प्रोसेस होते हैं वो कौन सी मशीन्स पर होते हैं, CNC मशीन पर होते हैं और NC मशीन पर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी हमारे पास कंप्यूटर होता है, वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। किस में बनाते हैं प्रोग्राम्स, M कोड और G कोड में। ठीक है, किस में हम प्रोग्राम को बनाते हैं, M कोड और G कोड में हम प्रोग्राम्स को बनाते हैं, जिससे कि हमारे जो ऑपरेशंस होंगे, जो भी मशीनिंग ऑपरेशंस होंगे, वो क्या हो जाएंगे, परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आती है किसी भी मतलब प्रोडक्ट को, एक रॉ मटेरियल को किसी भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट में बनाने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी निर्देश आ सकते हैं, कंप्यूटर को समझने के लिए क्या चाहिए होता है, मशीन लैंग्वेज समझने। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, वो G कोड और M कोड को करता है। ठीक है, G कोड और M कोड से क्या होता है, मशीन नियंत्रित होती है कि उसमें कितनी डेप्थ होनी है, कहाँ पर उसको कटिंग करना है, तो ये सारा का सारा किसमें होता है, हमारे पास G कोड और M कोड में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला हमारा है सेटिंग अप द जॉब। ठीक है, कार्यखंड की सेटिंग बनाना। तो इसमें आता है हमारे पास सेलेक्टिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए, सेलेक्टिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, अब कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट आपने बना लिया, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट कह रहा हूँ, कोई भी आपने डिज़ाइन या मॉडल को बना लिया, अब उसके लिए मशीनिंग ऑपरेशंस होंगे, यानी कि कैम क्या करेगा, उसको मशीनिंग ऑपरेशन करेगा साथ में। ठीक है, तो जो भी उसमें मशीनिंग ऑपरेशन होंगे स्टूडेंट्स,
तो उसमें जो कटिंग होगी यानी कि जो टूल पाथ होगा, ठीक है, जो हमारे पास टूल पाथ है ना, कि भाई कहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर कितनी डेप्थ पर क्या करनी है उसको, उसकी कटिंग करनी है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है कि भाई हमें एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पे कटिंग करनी है, वाई एक्सिस से इतनी दूरी पे कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या होता है हमारे पास सेलेक्टिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है। तो देखो, निर्माण में चयनित कोऑर्डिनेट सिस्टम महत्वपूर्ण घटक हैं। वे मशीन पर अविन्यास को परिभाषित करते हैं और कटर स्थान डेटा फाइल की उत्पत्ति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर जो हमारी ओरिजिन होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि जो मूल बिंदु होते हैं वो क्या होती है, ओरिजिन फिक्स्ड रहती है, ठीक है। ये जो ओरिजिन, ये हमारी क्या होती है, ओरिजिन होती है, यानी कि मूल बिंदु होती है, फिक्स्ड रहती है। जो भी हम दूरी लेंगे वो कहाँ से लेंगे, हम इस ओरिजिन से लेंगे, यानी कि 0,0 कोऑर्डिनेट से लेंगे, चाहे हम एक्स एक्सिस में लें चाहे हम वाई एक्सिस में लें। अगर मैं कहूँ कि आपको 5 यूनिट एक्स एक्सिस में जाना है तो हम कहाँ से लेंगे, वो कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा हमारा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ 5 ऊपर जाना है तो क्या हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट 0,5 और ये क्या हो जाएंगे 5,0। अगर मैं कहूँ कि आपको 34 यूनिट क्या करना है, एक्स एक्सिस में चलना है और 45 यूनिट वाई में चलना है, तो कोऑर्डिनेट मेरा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ये होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जिसमें हमारी जो भी हमें डिस्टेंस लेनी होती है वो कहाँ से लेनी होती है, मूल बिंदु से लेनी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मानक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, हमारा एक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिस किसी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु से एक्स एंड वाई अक्ष से दूरी द्वारा वर्णित किया जाता है। इसमें अगर किसी भी पॉइंट की आपको पोजीशन को बताना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या बताते हैं, पोजीशन ही तो बताते हैं, ठीक है, हम क्या बताते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं। तो जो हम स्थिति को बताते हैं वो कहाँ बताते हैं, एक्स एंड वाई में कहाँ से बताएंगे, वो मूल बिंदु से बताएंगे, ठीक है। जो भी दूरी हमारे पास डिफाइन होगी, जो भी डिस्टेंस डिफाइन होगी वो कहाँ से होगी, ओरिजिन से डिफाइंड होगी, यानी कि मूल बिंदु से डिफाइंड होगी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की अगर स्थिति हमें मतलब पोजीशन देनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें लेंथ भी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ में इसमें हम क्या देते हैं, एंगल भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कोण भी देते हैं। यानी कि सपोज करो मुझे एक लाइन खींचनी है, 10 मीटर की लाइन खींचनी है, साथ में मैं उसके साथ क्या दूंगा, उसका एंगल भी दूंगा, मतलब 45 डिग्री एंगल पे मुझे खींचनी है, तो वो कैसे बन जाएगी, 10 मीटर की ये लाइन हो गई और इसका एंगल ही कितना हो गया, 45 डिग्री का इसका एंगल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में किसी बिंदु की स्थिति का विवरण होता है, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, किसी भी पॉइंट की, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट P है, इसकी स्थिति का विवरण होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए दूरी और एक कोण का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, उसकी दूरी चाहिए होगी, यानी ये क्या हो गया हमारी उसकी दूरी हो गई, और ये क्या हो गया हमारा उसका कोण हो गया। तो इसमें देखो 35.8 दूरी हो गई है, ठीक है, डिस्टेंस हो गई इस पॉइंट की ओरिजिन से, और इसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एंगल हमारा पूरा कितना हो जाता है, 360 डिग्री का पूरा एंगल हो जाता है हमारा, क्योंकि 60 हो गया, इधर 90 हो गया, फिर हमारा 180, 270 और 360 तक ही हमारा रोटेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैम क्या होता है हमारे पास, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी जॉब को सेटिंग अप करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।